नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्यनामा पर। अपने उपन्यास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने उपन्यास के पार्ट 18 की ओर। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। बिनती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया था। अब वह पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहांपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वे लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा देने के लिए आए थे। बिनती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए एक खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रूखे और दृढ़ स्वर में कहा। बिनती कुछ क्षण तक एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा चाहे अब भी वैसी हो, लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर कभी कोई जरूरत हो तो जरूर लिखना, मैं चली आऊंगी, समझे। और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वह कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों बिनती किए जाने का चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख था। गर्मी का मौसम आ गया था। चंदर सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता और शाम को वह नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे और कार पम्मी और चंदर को लेकर दूर दूर का चक्कर लगाया करती थी। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय किया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वह 1 हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिल लेगी। यह नहीं कहा जा सकता था कि चंदर के दिन अच्छी तरह नहीं बीत रहे हैं। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डुबो चुका था। भविष्य की उसे कोई खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि पम्मी की निगाहों के बादलों और स्पर्शों के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर लिया है। ये होठ तभी अलग न होंगे, यह बाहुपाश इसी तरह उसे घेरे रहेगा और पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसके कपोलों को सिहराती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने का आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर आ गई थी कि धूप भी हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा था और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश्य देखने लगा। बड़ी उदास सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ 2 एक साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलिया लपेटे हुए चले जा रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी जा रहा था। जाओ बर्फ ले आओ, चंदर ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेला वाले को बुलाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तुड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बांधा था वह भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेला वाले ने ठेला पीछे किया, रिक्शा अंदर आया। रिक्शा में कोई पर्दासीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शा के साथ कोई नहीं था। चंदर को ताज्जुब हुआ, कौन पर्दासीन यहाँ आ सकती है। रिक्शा से एक लड़की उतरी जिसे चंदर नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त। वह सफ़ेद रेशम की सलवार, सफ़ेद रेशम का चुस्त कुर्ता और उस पर बहुत हल्के सरबती फालसई रंग की चुन्नी ओढ़े हुई थी। वह उतरी और रिक्शा वाले से बोली, अब घंटे भर में आकर मुझे ले जाना। रिक्शा वाला सिर हिलाकर चल दिया और वह सीधे अंदर चल दी। चंदर को बड़ा अचरज हुआ, यह कौन हो सकती है जो इतनी बेतकल्लुफी से अंदर चल दी। उसने सोचा शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दें, फिर उसने नहीं रोका। सोचा खुद ही अंदर खाली देखकर लौट जाएगी। माली बर्फ लेकर आया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और कुछ चिंता की रेखाएं थीं। वह अब चंदर ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थी, जो रोना भूल चुकी हैं और हंसने में भी आसक्त हैं। चेहरे पर एक पीली छां थी। ऐसा लगता था देखने ही से कि कोई लड़की दुखी है। ऐसा लगता था देखने से ही कि लड़की दुखी है।
पर अपने को संभालना जानती है। वह आई और बड़ी फीकी मुस्कान के साथ बड़ी शिष्टता के स्वर में बोली, चंदर भाई सलाम। सुधा क्या ससुराल में है? सुधा क्या ससुराल में है? चंदर का आश्चर्य और भी बढ़ गया। यह चंदर को जानती भी है। जी हाँ, वह ससुराल में है। आप और बिनती कहाँ है? लड़की ने बात काट कर पूछा। बिनती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में हैं। वह उन्हीं के पास पढ़ रही है। बैठ तो जाइए, चंदर ने कुर्सी खिसका कर कहा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? अब नौकर हो गए होंगे? जी हाँ, चंदर ने अचरज में डूब कर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। वह लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, जिंदगी, अपने इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं जरूर आपको देख चुकी थी। मेरे आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था। मेरा मतलब सुधा से है। ओह, मैं समझा, आप गेसु हैं? जी हाँ। और गेसु ने बहुत तमीज से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल खो ही गई। अपनी सहेली को भी एक खत नहीं लिखा। अख्तर मियाँ मजे में हैं? आपको यह सब कैसे मालूम? बहुत आकुल होकर केसु बोली और उसकी पीली आंखों में और भी मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप हम लोगों को एक दावत जरूर देंगी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। एक बार सुधा जी ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ कि आप लोगों ने मकान ही छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में थी। अम्मी जान वगैरह सभी वहीं थी। अभी हाल ही में वहाँ कुछ पनाहगीर पहुँचे। पनाहगीर? जी, पंजाब के सिख वगैरह। कुछ झगड़ा हो गया है तो हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ हैं? मिर्जापुर में पीतल का रोजगार कर रहे हैं और उनकी बीवी देहरादून में थी। यह सजा क्यों दी आपने उन्हें? सजा की कोई बात नहीं। गेसु का स्वर घुटता हुआ सा मालूम दे रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है। क्या मतलब? आप तो अजब सी बातें कर रही हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी शादी। जी हाँ, बड़ी ही उदास हंसी हंसकर गेसु बोली। आपसे चंदर भाई मैं क्या छुपाऊंगी, जैसे सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे गुस्ताखी माफ कीजिएगा, सुधा तो मुझसे कह रही थी कि अख्तर मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझसे मोहब्बत करते हैं, गेसु बाप काट कर बोली और बड़ी गंभीर हो गई और अपनी चुन्नी के छोर में टके हुए सितारे को तोड़ती हुई बोली। मैं सचमुच नहीं समझ पाई कि उनके मन में क्या था। उनके घरवाले ने मेरे बजाय फूल को ज्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से ही शादी कर ली। अब अच्छी तरह निभ रही है दोनों में। फूल तो इतने अरसे में एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आई। अच्छा, चंदर चुप होकर सोचने लगा। कितनी बड़ी प्रवंचना है हुई इस लड़की की जिंदगी में, और कितने दबे शब्दों में यह कहकर चुप हो गई। एक भी आंसू नहीं, एक भी सिसकी नहीं, संयत स्वर और फीकी मुस्कान बस। चंदर चुपचाप उठकर अंदर गया। महाराजिन आ गई थी। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंदर बाहर आया। गेसु चुपचाप लॉन की ओर देख रही थी शून्य निगाहों से। चंदर आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। छी, ऐसी बात नहीं कहते चंदर भाई। कौन जानता है कि यह अख्तर की मजबूरी रही हो। जिसको मैंने अपना सरताज माना, उसके लिए ऐसा ख्याल भी दिल में लाना गुनाह है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि यह सोचूं कि उन्होंने धोखा दिया। गेसु दांत तले जबान दबाकर बोली। चंदर दंग रह गया। क्या गेसु अपने दिल से कह रही है? इतना अखंड विश्वास है गेसु को अख्तर पर। शरबत आ गया था। गेसु ने तकल्लुफ नहीं किया, लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, पहले आप शुरू कीजिए। आपकी फिर कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई? चंदर ने एक घूंट पीकर कहा। हुई क्यों नहीं, कई बार वह अम्मी जान के पास आए। आपने कुछ नहीं कहा? कहती क्या? यह सब बातें कहने सुनने की होती है। और फिर फूल वहाँ आराम से है। अख्तर भी फूल को जान से ज्यादा प्यार में रखते हैं। यही मेरे लिए बहुत है। और अब कहकर क्या करूँगी? जब फूल से शादी तय हुई और वे राजी हो गए, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब वो फूल की मांग, फूल का सुहाग मेरे लिए सुबह की अजान से ज्यादा पाक है। गेसु ने शरबत में निगाहें डुबाए हुए कहा। चंदर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अब आपकी शादी अम्मी जान कब कर रही हैं? कभी नहीं। मैंने कसद कर लिया है। मैं शादी ताउम्र नहीं करूंगी। देहरादून में के मैटरनिटी सेंटर में काम सीख रही हूँ।
काम सीख रही थी। कोर्स पूरा हो गया है, अब किसी अस्पताल में काम करूंगी। आप क्यों? आपको ताज्जुब क्यों हुआ? मैंने अम्मी जान को इस बात के लिए राजी कर लिया है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चंदर ने शरबत से बर्फ निकालकर फेंकते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो दूसरी शादी करता और अख्तर से भरसकर बदला लेता। बदला? गेसु मुस्कुराकर बोली, छी चंदर भाई, बदला बदला? गुरेज, नफरत, इससे आदमी ना कभी सुधरा है ना सुधरेगा। बदला और नफरत तो अपने मन की कमजोरी को जाहिर करते हैं, और फिर बदला मैं लूं किससे? उससे दिल की तन्हाइयों में मैं जिसके सजदे पड़ती थी, या कैसे हो सकता है? गेसु के माथे पर विश्वास का तेज दमक उठा। उसकी बीमार आंखों में धूप लहला उठी और उसका कंचनलता सा तन जगमगाने लगा। कुछ ऐसी दृढ़ता थी उसकी आवाज में, ऐसी गहराई थी उसकी ध्वनि में कि चंदर देखता ही रह गया। वह जानता था कि गेसु के दिल में अख्तर के लिए कितना प्रेम था। वह यह भी जानता था कि गेसु अख्तर की शादी के लिए किस तरह पागल थी। वह सारा सपना ताश के महल की तरह गिर गया और परिस्थितियों ने नहीं, खुद अख्तर ने धोखा दिया। लेकिन गेसु है कि माथे पर सिकन नहीं, भौहें में बल नहीं, होठों पर शिकायत नहीं। नारी के जीवन का यह कैसा अमिट विश्वास था, यानी जिसे गेसु ने अपने प्रेम का स्वर्ण मंदिर समझा था, वह ज्वालामुखी बनकर फूट गया और उसने दर्द की पिघली आग की धारा में गेसु को डुबो देने की कोशिश की। लेकिन गेसु है कि अटल चट्टान की तरह खड़ी है। चंदर के मन में कहीं कोई ठीस नहीं। उसके दिल की धड़कनों ने कहीं पर उससे पूछा, और चंदर, तुमने क्या किया? तुम पुरुष थे, तुम्हारे सबल कंधे की किसी के प्यार का बोझ क्यों नहीं ढो पाए चंदर? लेकिन चंदर ने अपनी अंतःकरण की आवाज को अनसुनी करते हुए पूछा, तो आपके मन में जरा भी दर्द नहीं अख्तर को न पाने का? दर्द? गेसु की आवाज डूबने लगी। निगाहों की जर्द पंखुड़ियों पर हल्की पानी की लहर दौड़ गई। दर्द? या तो सिर्फ सुधा समझ सकती है चंदर भाई। बचपन से वह मेरे लिए क्या थे, या वही जानती है। मैं तो उनका सपना देखते देखते उनका सपना ही बन गई थी। लेकिन खैर, दर्द इंसान के यकीदे को और मजबूत कर देता है, आदमी के कदमों को और ताकत ना दे, आदमी के दिल को ऊंचाई ना दे तो इंसान क्या? दर्द का हाल पूछते हैं आप? कयामत के रोज तक मेरी मैयत उनकी आसरा देखेगी चंदर भाई। लेकिन इसके लिए जिंदगी में तो खामोश ही रहना होगा, बंद घर में जलते हुए चिराग की तरह घुलना होगा। और अगर मैंने उनको अपना माना है तो वह मिलकर ही रहेंगे, आज न सही, कयामत के बाद सही। मोहब्बत की दुनिया में जैसे एक दिन उनके बिना कट जाता है, वैसे एक जिंदगी उनके बिना कट जाएगी, लेकिन उसके बाद वो मेरे होकर रहेंगे। चंदर का दिल कांप उठा। गेसु की आवाज में तारे बरस रहे थे। और आपसे क्या कहूँ चंदर भाई, क्या आपकी बात मुझसे छिपी है? मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। सच पूछिए तो जब मैंने देखा कि आप कितनी खामोशी से अपनी दुनिया में आग लगते देख रहे हैं और फिर भी हंस रहे हैं, तो मैंने आपसे सबका सबक लिया। हमें नहीं मालूम था कि हम और आप दोनों भाई बहनों की किस्मत एक सी है। चंदर के मन में जाने कितने घाव कसक उठे, उसके मन में जाने कितना दर्द उमड़ने सा लगा। गेसु उसे क्या समझ रही है मन में, और वह कहाँ पहुंच चुका है। जिसने चंदर की जिंदगी से अपने मन का दीप जलाया, वह आज देवता के चरण तक पहुंच गया। लेकिन चंदर के मन की दीप शिखा उसने अपने प्यार की चिंता जला डाली। चंदर के मुंह पर ग्लानि की कालिमा छा गई। गेसु चुपचाप बैठी थी। सहसा बोली, चंदर भाई, आपको याद है पिछले साल इन्हीं दिनों में सुधा से मिलने आई थी और हसरत आपको मेरा सलाम कहने गया था, याद है? चंदर ने बहुत भारी स्वर में कहा। इस एक साल में दुनिया कितनी बदल गई। गेसु ने एक गहरी सांस लेकर कहा, एक बार ये दिन चले जाते हैं, फिर बेदर्द कभी नहीं लौटते। कभी कभी सोचती हूँ कि सुधा होती तो फिर कॉलेज जाते, क्लास में शोर मचाते, भागकर घास में लेटते, बादलों को देखते, शेर कहते, और वह चंदर की और हम अख्तर की बातें करते। गेसु का गला भर आया और एक आंसू चू पड़ा। सुधा की ब्याह शादी का हाल बताइए। सुधा और सुधा की ब्याह शादी का हाल बताइए, कैसे हैं उनके शौहर? चंदर के मन में आया कि
वह कह दे गेसु, क्यों लज्जित करती हो? मैं वह चंदर नहीं हूँ। मैंने अपने विश्वास का मंदिर भ्रष्ट कर दिया है। मैं प्रेत हूँ। मैंने सुधा के प्यार का गला घोट दिया है। लेकिन पुरुष का गर्व, पुरुष का छल, उसे यह भी नहीं मालूम होने दिया कि उसका विश्वास चूर चूर हो चुका है और पिछले कितने ही महीनों से उसने सुधा को खत लिखना भी बंद कर दिया है और यह भी नहीं मालूम करने का प्रयास किया कि सुधा मरती है या जीती। घंटा भर तक दोनों सुधा के बारे में बातें करते रहे। इतने में रिक्शा वाला लौट आया। गेसु ने उसे ठहरने का इशारा किया और बोली, अच्छा जरा सुधा का पता लिख दीजिए। चंदर ने एक कागज पर पता लिख दिया। गेसु ने उठने का उपक्रम किया तो चंदर बोला, बैठिए, अभी आपसे बातें करते हैं। आज जाने कितने दिनों की बातें याद आ गई। गेसु हंसी और बैठ गई। चंदर बोला, आप अभी तक कविताएं लिखती हैं? ये कविताएं? गेसु फिर हंसी और बोली, जिंदगी कितनी हमगीर है, कितनी पुरशोर, और इस शोर में नगमों की हकीकत कितनी। अब हड्डियां, नसें, प्रेशर पॉइंट, पट्टियां और मरहमों में दिन बीत जाता है। अच्छा चंदर भाई, सुधा अभी उतनी ही शौक है, उतनी ही शरारती है? नहीं, चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। जाओ कभी देख आओ ना। नहीं, जब तक कहीं जगह नहीं मिल जाती तब तक तो इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। अभी यही हूँ, उसी को बुलवाऊंगी और उसके पति देवता को लिखूंगी। कितना सूना लग रहा है घर, जैसे भूतों का बसेरा हो, जैसे परेत रहते हो। क्यों परेत बना रही हैं आप? मैं रहता हूँ इस घर में, चंदर बोला। अरे मेरा मतलब यह नहीं था, गेसु हंसते हुए बोली। अच्छा, अब मुझे तो अम्मी जान नहीं भेजेंगी। आज जाने कैसे अकेले आने की इजाजत दे दी। आपको किसी दिन बुलवाऊं तो आइएगा जरूर। हाँ आऊंगा, गेसु जरूर आऊंगा, चंदर ने बहुत स्नेह से कहा। अच्छा भाईजान, सलाम, नमस्ते। गेसु जाकर रिक्शा पर बैठ गई और पर्दा तन गया। रिक्शा चल दिया। चंदर एक अजीब सी निगाह से देखता रहा, जैसे अपने अतीत की कोई खोई हुई चीज ढूंढ रहा हो। फिर धीरे धीरे लौट आया। सूरज डूब गया था। वह गुसल खाना बंद कर नहाने लग बैठ गया। जाने कहां कहां मन भटक रहा था उसका। चंदर मन का अस्थिर था, मन का बुरा नहीं था। गेसु ने आज उसके सामने अचानक वह तस्वीर रख दी थी जिसमें वह स्वर्ग की ऊंचाइयों पर मंडराया करता था, और जाने कैसा दर्द सा उसके मन में उठ गया था। गेसु ने अपने अनजाने में ही चंदर के अविश्वास, चंदर की प्रतिहिंसा को बहुत बड़ी हार दी थी। उसने सिर पर पानी डाला तो उसे लगा यह पानी नहीं है, जिंदगी की धारा है, पिघले हुए अंगारों की धारा, जिसमें पड़कर केवल वही जिंदा बच पाया है, जिसके अंगों में प्यार का अमृत है। और चंदर के मन में क्या है? महज वासना का विष। वह सड़ा हुआ, गला हुआ शरीर मात्र, जो केवल सन्निपात के जोर से चल रहा है। उसने अपने मन के अमृत को गली में फेंक दिया है। उसने क्या किया है? वह नहा कर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर बाल काटने लगा। फिर शीशे की ओर एकटक देखकर बोला, मुझे क्या देख रहे हो चंदर बाबू? मुझे तो तुमने बर्बाद कर डाला। आज कई महीने हो गए और तुमने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। छी! और उसने शीशा उलट कर रख दिया। महाराजन खाना ले आई। उसने खाना खाया और सुस्त सा पड़ा रहा। भैया, आज घूमे न जाबो? नहीं, चंदन ने कहा और पड़ा पड़ा सोचने लगा। पम्मी के यहाँ नहीं गया। यह गेसु दूसरे कमरे में बैठी थी। इस कमरे में बिनती उसे कैलाश का चित्र दिखा रही थी। चित्र उसके मन में घूमने लगे। चंदर, क्या इस दुनिया में तुम ही रह गए थे फोटो दिखाकर पसंद कराने के लिए? चंदर का हाथ उठा, तड़ से एक तमाचा। चंदर, चोट तो नहीं आई? मान लिया मेरे मन ने मुझसे ना कहा हो। तुमसे तो मेरा मन कोई नहीं छिपाता। तो चंदर, तुम शादी कर क्यों नहीं लेते? पापा लड़की देख आएंगे, हम भी देख लेंगे। तो फिर तुम बैठे हो तो हम पढ़ लेंगे, वरना हमें शर्म लगती है। चंदर, तुम शादी मत करना, तुम इस सब के लिए नहीं बने हो। नहीं सुधा, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर कितना असंतोष मिलता है। आसमान में एक एक करके तारे टूटते जा रहे थे। वह पम्मी के यहाँ नहीं गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में चौथे दिन शाम को पम्मी खुद आई। चंदर खाना खा चुका था और लान पर टहल रहा था। पम्मी आई, उसने स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उल्लास नहीं था। कहो कपूर,
आए क्यों नहीं? मैं समझी तुम बीमार हो गए। पम्मी ने लॉन पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आओ बैठो ना। उसने चंदर की ओर कुर्सी खिसकाई। नहीं, तुम बैठो, मैं टहलता रहूंगा, चंदर बोला और कहने लगा। पता नहीं क्यों पम्मी, 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत उदास सी है। तुम्हारे यहाँ आने की तबीयत नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? पम्मी ने पूछा और चंदर का हाथ पकड़ लिया। चंदर पम्मी की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। पम्मी ने चंदर के दोनों हाथ पकड़कर अपने गले में डाल लिए और अपने सिर चंदर से टिकाकर उसकी ओर देखने लगी। चंदर चुप था। न उसने पम्मी के गाल थपथपाए, न हाथ दबाया, न अलकें बिखेरी और न निगाहों में नशा ही बिखेरा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझाने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह होठों के स्पर्शों के गूढ़तम आर्स को समझ सकती है। वह आपके स्पर्श में आपकी नसों से चलती हुई भावना पहचान सकती है। वह आपके वक्ष से सिर टिकाकर आपके दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आप उसके हाथ पर हाथ रखते हैं तो स्पर्श है कि अनुभूति से भी मान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं या सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा कर रहे हैं, या पुलक का स्पर्श है या उदासी का चाव और नशे का स्पर्श है या खिन्नता और बेमनी का बका। पम्मी चंदर के हाथों को छूते हुई जान गई कि हाथ चाहे गर्म हो, लेकिन स्पर्श बड़ा शीतल है, बड़ा नीरस। उसमें वह पिघली हुई आग की शराब नहीं है जो अभी तक चंदर के होठों पर धधकती थी, चंदर के स्पर्शों से मैं बिखरती थी। कुछ तबीयत खराब है, कपूर बैठ जाओ। पम्मी ने उठकर चंदर को जबरदस्ती बिठा दिया। आजकल बहुत मेहनत पड़ती है, क्यों, चलो तुम हमारे यहाँ रहो। पम्मी में केवल शरीर की प्यास थी, यह कहना पम्मी के प्रति अन्याय होगा। पम्मी में एक बहुत गहरी हमदर्दी थी चंदर के लिए। चंदर अगर शरीर की प्यास को जीत भी लेता तो उसकी हमदर्दी को वह नहीं ठुकरा पाता था। उस हमदर्दी का तिरस्कार होने से पम्मी दुखी होती थी और उसे वह तभी स्वीकृत तो समझती थी जब चंदर उसके रूप के आकर्षण में डूबा रहे। अगर पुरुषों के होठों में तीखी प्यास न हो, बाहुपोशों में जहर न हो, तो वासना के इस शिथिलता से नारी फौरन समझ जाती है कि संबंधों में दूरी आती जा रही है। संबंधों की घनिष्ठता को मापने का नारी के पास एक ही मापदंड है, चुंबन का तीखापन। चंदर के मन में ही नहीं वरन स्पर्शों में भी इतनी बिखरती हुई उदासी थी, उतनी अपेक्षा तो कि पम्मी मर्माहत हो गई। उसके लिए यह पहली पराजय थी। आजकल पम्मी जान जाती थी कि चंदर का रोम रोम इस वक्त पम्मी की सांसों में डूबा हुआ है, लेकिन पम्मी ने देखा कि चंदर उसकी बाहों में होते हुए भी दूर, बहुत दूर, न जाने किन विचारों में उलझा हुआ है। वह उससे दूर चला जा रहा है, बहुत दूर। पम्मी की धड़कनें अस्त व्यस्त हो गई। उसकी समझ में नहीं आया वह क्या करे। चंदर को क्या हो गया है? क्या पम्मी का जादू टूट रहा है? पम्मी ने अपनी पराजय से कुंठित होकर अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप मुंह फेर कर उधर देखने लगी। चंदर चाहे जितना उदास हो, लेकिन पम्मी की उदासी वह नहीं सह सकता था। बुरी या भली, पम्मी इस वक्त उसकी सूनी जिंदगी का अकेला सहारा थी और पम्मी की हमदर्दी का वह बहुत कृतज्ञ था। वह समझ गया पम्मी क्यों उदास है। उसने पम्मी का हाथ खींच लिया और अपने होठ उसकी हथेलियों पर रख दिए और खींचकर पम्मी का सिर अपने कंधे पर रख लिया। पुरुष के जीवन में एक क्षण आता है जब वासना, उसकी कमजोरी, उसकी प्यास, उसका नशा, उसका आवेश नहीं रह जाती। जब वासना उसकी हमदर्दी का, उसकी सांत्वना का साधन बन जाती है, जब वह नारी को इसलिए बाहों में नहीं समेटता कि उसकी बाहें प्यासी हैं, वह इसलिए उसे बाहों में समेट लेता है कि नारी अपना दुख भूल जाए। जिस वक्त वह नारी की सीपिया पलकों के नशे में नहीं वरन उसकी आंखों के आंसू सुखाने के लिए उसकी पलकों पर होठ रख देता है, जीवन के उस क्षण में पुरुष जिस नारी से सहानुभूति रखता है, उसके मन की पराजय को भुलाने के लिए वह नारी को बाहुपास के नशे में बहला देना चाहता है। लेकिन इन बाहुपोशों में प्यास जरा भी नहीं होती, आग जरा भी नहीं होती। सिर्फ नारी को बदलावा देने का प्रयास मात्र होता है। इसमें कोई संदेह नहीं
इस चंदर के मन पर छाया हुआ पम्मी के रूप का गुलाबी बादल उछलता जा रहा था। नशा उखड़ा सा रहा था, लेकिन चंदर पम्मी को दुखी नहीं करना चाहता था। वह भरसक पम्मी को बहलाते रखता था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं फिर अंतर्द्वंद का एक तूफान चलने लगा था। गेसु ने उसके सामने उसकी साल भर पहले की जिंदगी का वह चित्र रख दिया था, जिसकी एक झलक उस अभागे को पागल कर देने के लिए काफी थी। चंदर जैसे तैसे मन को पत्थर बनाकर अपनी आत्मा के रूप में शराब में डुबोकर अपने विश्वासों में छल कर उसको भुला पाया था, उसे जिता पाया था। लेकिन गेसु ने और गेसु की बातों ने जैसे उसके मन में मूर्छित पड़ी अभिशाप की छाया में फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। और आंधी रात के सन्नाटे में फिर चंदर को सुनाई देता था कि उसके मन में कोई काली छाया बार बार सिसकने लगती है, और चंदर के हृदय से टकराकर वह रुदन बार बार कहता था, देवता, तुमने मेरी हत्या कर डाली, मेरी हत्या जिसे तुमने स्वर्ग और ईश्वर से बढ़कर माना था। और चंदर इन आवाजों से घबरा उठता था। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 19 में।